हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन सेकंड पार्ट पे। तो फर्टिलाइजेशन में अपन ने जब देखा कि फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, तो अपन ने क्या कहा कि जो फीमेल और मेल गेमेट्स जो होते हैं उन दोनों का आपस में फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस फर्टिलाइजेशन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को समझना होता है गेमेटोजेनेसिस, क्योंकि अपन को फर्टिलाइजेशन के लिए दो हैप्लॉइड गैमेट्स की आवश्यकता होती है। अब दो हैप्लॉइड गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। एंड फीमेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही किससे बनते हैं? प्रीमोडियल जर्म सेल से। किससे बनते हैं? प्रीमोडियल प्रीमोडियल जर्म सेल से इनका उद्भव होता है, जिससे इसका उद्भव होने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। इससे जो सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट स्पर्म बनाने के लिए जो सेल्स यूज में आती है वो आती है स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ आता है उगोनिया, जिनको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया को तो कहा जाता है मात्र शुक्राणुजनन कोशिका, और इसको कहा जाता है मात्र अंडाणुजनन कोशिका। इन दोनों को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इनमें माइटोसिस प्रोसेस होते हुए क्या होता है कि यहाँ पे तो स्पर्म का निर्माण होता है और इसमें होता है ओवम का। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं अपने फीमेल एंड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन इस प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन की जब बात करते हैं तो इसकी प्रोसेस और इसकी प्रोसेस अलग अलग होती है। जब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब डेवलपमेंट डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। और स्पर्मेटिड्स उस टाइम पे कैसा होता है? इमोटाइल फेज में होता है, यानी कि अक्रिय रूप में वो उपस्थित होता है। अक्रिय का मतलब यहाँ पे है कि वो किसी भी प्रकार का चलन नहीं कर पाता। ठीक है, इस कारण से उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसकी जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन होता है और वो टेल युक्त उसमें चेंजेस होकर, पहले सबसे पहले जो चेंजेस होगा वो उसके न्यूक्लियस में चेंजेस होता है, उसकी सेल्स के केंद्रक में चेंजेस होता है। जो भी अन्य पदार्थ होते हैं न्यूक्लियस में, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को छोड़कर जो भी उसमें पार्ट होता है उनको सभी को बाहर निकाल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक रेडियल फेज में ले आता है, फिर वो टेल का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे ही ओवम के अंदर जब उगोनिया सेकेंडरी उगोनिया साइट का जब निर्माण होता है तो उससे सीधा ही क्या बनता है? उगोनिया बनता है और बनती है दो पोलर बॉडी सेल्स। ठीक है, इस प्रकार से ओवम का अब एक ओवरीज में वन ओवम का निर्माण होता है, जबकि वन टाइम में एक स्पर्मेटोगोनिया से 8 स्पर्म का निर्माण होता है। ये अपन ने किस टाइम पे पढ़ा था? ये जो सभी प्रोसेस थी वो अपन ने देखा था गैमेटोजेनेसिस के अंदर। गैमेटोजेनेसिस के अंदर ये प्रोसेस अपन देख चुके हैं। बात कर रहे थे अपन फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की जब अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने कहा कि फर्टिलाइजेशन जनरली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन आर divided into 2 type, divided into 2 type। पहला कौन सा था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और सेकंड था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां तक बात हो गई थी।
अपन बात कर रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अपन जब भी बात करते हैं कि स्पर्म को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिक्विड फेज की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, लिक्विड फेज की आवश्यकता होती है। तो लिक्विड फेज की जब आवश्यकता होती है तो इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर जो भी लिक्विड माध्यम जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। वाटर क्यों होता है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल्स में पाए जाते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस या मैटिंग प्रोसेस जो शो करते हैं वो कहाँ करते हैं, वाटर के अंदर शो करते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्पर्म के लिए जो पथ का वर्क करता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और वही क्या करता है, लिक्विड मीडियम उपलब्ध करवाता है किनको, स्पर्म को। ठीक है, जिससे ये क्या कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रोसेस होती है, अपन जानते हैं कि जो स्पर्म की जो एज होती है, जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है। इसीलिए स्पर्म को जब रिलीज किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, एग के कुछ पास में, बहुत पास में उनको रिलीज किया जाता है, जिसके कारण कि जिससे ये होता है कि वो कम गति उनको तय करनी पड़े और जल्दी से फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, दूसरा जो होता है वो अपने को आवश्यकता होती है वो होती है कि एग का आकार स्पर्म से बड़ा होना चाहिए। तीसरी जो बात करते हैं वो ये है कि स्पर्म संख्या में, एग की संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो कोई प्रोसेस या उसमें किसी भी प्रकार का फैट मैप नहीं होता। फैट मैप का मतलब ये होता है कि पूर्व निर्धारित उसके अंदर कुछ नहीं होता। ये जो होता है वो सिर्फ रैंडमली होता है। रैंडमली होने के कारण एक एग को अपन बात करते हैं कि उसके लगभग अपन मान ले 1 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर अपन ने किसी एनिमल ने क्या किया, स्पर्म रिलीज किए। तो ये इन सभी को पता नहीं होता कि एक इधर होता है, किसी वन को भी पता नहीं होता। क्या ये रैंडमली गति करते हैं, कोई इस दिशा में जाता है, कोई इस दिशा में जाता है, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, ऐसे अलग अलग दिशा में जाते हैं। ठीक है, और जो इसकी दिशा में जाएगा वही क्या कर पाएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। इस माध्यम से ये यहाँ पे आके एक से एक को फर्टाइल करेगा और फर्टाइल करके आगे की डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्टिव करेगा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अपन ने बात किया, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स के अंगों के अंदर मैथुन क्रिया के द्वारा ही एग्स को क्या किया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर उनको रिलीज किया जाता है, जिससे स्पर्म जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन के अंदर गति करते हुए कहां पहुंचते हैं, एग के पास पहुंचते हैं, और एग के पास पहुंचकर वो फर्टाइल करने का काम करते हैं। यहाँ पे भी जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म इंक्लूड होता है या फ्यूज करता है एग के साथ, तो उनमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो रैंडमली होता है, उनमें भी पूर्ण निर्धारित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड फेज का काम करता है इंटरनल के अंदर वो करती है बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड किसका, लिक्विड फेज, लिक्विड मीडियम का वर्क करती है, जबकि यहाँ पे कौन करता है, वाटर। यहाँ तक डिसाइड कंप्लीट हो चुका था। अब अपन बात कर रहे थे कि प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज्म किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की चलती है, उसके अंदर अपन ने 5 टॉपिक देखे थे, वो कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें 5 प्रोसेस थी। सबसे पहले थी वो थी अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम। स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, इसके अंदर क्या होता है, अभी अपन ने बात किया 2 प्रकार का अपना फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल टाइप और इंटरनल टाइप। ठीक है, तो इसमें अपन जानते हैं कि जो स्पर्म की जो एज होती है, स्पर्म की जो एज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट एज होती है।
ठीक है, इसीलिए जब एग को रिलीज किया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो एग उसको कहाँ किया जाता है, एग के कुछ दूरी पे उनको रिलीज किया जाता है, जिससे उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है और साथ में ही बहुत अधिक संख्या में उनको रिलीज किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब इनमें स्पर्म का निर्माण होता है तो वो मोटाइल फेज का होता है। किस टाइप का होता है, मोटाइल टाइप का होता है। मोटाइल टाइप का क्या होता है, एग स्पर्म क्यों, अब मोटाइल क्या होता है कि जो चलन युक्त होता है, जो गमन करने की क्रिया को शो करता है, वो क्या होता है, मोटाइल कहलाता है। और एग जो होता है वो कैसा होता है, इमोटाइल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग होता है वो बिल्कुल भी गति नहीं करता, इसीलिए अपन यहाँ पे बात करते हैं स्पर्म की। तो पहले तो अपन कहते हैं कि इनकी जो एज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट एज होती है। शॉर्ट एज होने के कारण ये जल्दी से जल्दी, या जैसे अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो स्पर्म की लाइफ, हम ऐसे नहीं लिख के इसको लिख सकते हैं, लाइफ पीरियड ऑफ sperm 24 hour, लाइफ पीरियड ऑफ sperm इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, सिर्फ 24 आवर का ही होता है। इसके बाद ये स्पर्म की डेथ हो जाती है। ऐसे अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनकी जो, या अपन कह सकते हैं एम्फियोक्सस जो है, या एक्वाटिक मीडियम है, या अपन कह सकते हैं कि एक्वाटिक मीडियम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन क्रिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्रिया शो करते हैं, उनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है स्पर्म की, वो कुछ घंटों को छोड़कर कुछ मिनटों की होती है। ठीक है, अपन यहाँ पे हाउस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो मिनट्स की होती है, जिसके कारण वो जल्दी डेथ हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं कि वाटर के अंदर अधिक संख्या में स्पर्म या एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग प्रोड्यूस करने के कारण वहां पे क्लाउड ऑफ ओवम बन जाते हैं, यानी कि अंडों के बादल बन जाते हैं, जिसके पास ही मेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, जिसके कारण वहां पे आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एग के या अंडों के बादल बना रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लाउड ऑफ ओवम का निर्माण होता है। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि वो इमोर्टाइल टाइप के होते हैं, इमोर्टाइल टाइप यानी कि अगतिशील होते हैं, जिसके कारण वो एक ही जगह पे झुंड बना के या इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उसके पास जो भी मेल होते हैं, उसके आसपास संपर्क में आने वाले जो भी मेल होते हैं, वो उसके अंदर उन एग के अंदर पाए जाने वाले केमिकल के संपर्क में आते हैं, जिससे उनको वो एक उनमें उद्दीपन उत्पन्न होता है, स्टिमुलस ग्रहण करते हैं। उस स्टिमुलस के कारण वहां पे वो एग प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक्वाटिक मीडियम के अंदर, मैंने जब अपन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्वाटिक मीडियम के अंदर जब फीमेल एग प्रोड्यूस करती है तो इसके साथ कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण जो मेल्स होते हैं या जो उनकी फीमेल्स होती है आसपास, उन दोनों को ही वो इंड्यूस करने का काम करता है। इंड्यूस करने के कारण जो फीमेल होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, और जो मेल होता है वो स्पर्म रिलीज करते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में वहां स्पर्म की संख्या हो जाती है, और अधिक संख्या में एग हो जाने के कारण वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटाइल फेज में स्पर्म पाए जाने के कारण इनके अंदर पहले तो ऊर्जा सीमित होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो सेल्स, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, डीएनए, एक्ट्रोसोम
और इसके अंदर पाया जाता है जो सॉरी मैंने बताया था उसका ऐसा आरएनए जो जिसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और वो किसमें होता है? सॉरी इसमें नहीं होता, वो एग के अंदर होता है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको गति देने का काम करता है, और पीछे फ्लैजेलेट युक्त इसमें टेल पाई जाती है जो कंपनी या युक्त गति प्रदान करती है, जो इसको आगे की तरफ धकेलने का काम करती है। इस प्रोसेस से अपन जानते हैं कि ये पहले तो मोटाइल फेज में होता है, ठीक है। दूसरे गति करने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा भी कैसी होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड एनर्जी इसमें पाई जाती है। इसी कारण इनकी जो एज होती है वो शॉर्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एनर्जी लिमिटेड होती है। एनर्जी जैसे ही खत्म हो जाएगी ये गति करना बंद हो जाएंगे और आखिर में इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो पहला है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, इसके अंदर एग को ऐसी जगह पे रिलीज किया जाता है जो जिसमें एग और स्पर्म या शुक्राणु के अंदर, अंडे और शुक्राणु के बीच में कम दूरी तय करनी पड़े शुक्राणु को, क्योंकि उसकी पहले तो इसके अंदर ऊर्जा की कमी होती है और दूसरा होता है इसके अंदर गतिशील होने के कारण इसकी जो एज लिमिट होती है वो कम होती है, इसीलिए इनको एग के बहुत पास में रिलीज किया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाह्य निषेचन के अंदर तो इनको पानी में जो एग होते हैं उनके पास में उनके निकट रिलीज किया जाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैथुन क्रिया के द्वारा मादा जनन अंगों के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं, जिसके जहां पे लिक्विड फेज के लिए इसमें बॉडी फ्लूइड वर्क करता है, ठीक है। दूसरी जो फेज आती है वो आती है अपनी ये पहली स्टेप है मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म की जो स्टेज है वो है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। बात करते हैं कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट की। तो जब एक गति करते हुए मादा के ओवम के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? कांटेक्ट करता है किससे? एग, इस एग से। इसीलिए इसके अंदर एक जीन पाई जाती है ओवम के अंदर और स्पर्म के अंदर। एक एमिनो अम्लों का कोट पाया जाता है जिनको फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन के नाम से जाना जाता है। ये जो दोनों होते हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह वर्क करते हैं। फर्टिलाइजिन जो होता है ये होता है एंटीजन और ये होता है एंटीबॉडी। ये पाया जाता है स्पर्म में और ये पाया जाता है ओवम के अंदर। एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए ये रिसेप्टर का वर्क करते हैं जो ओवम को जो स्पर्म को ओवम के साथ कांटेक्ट कराने में बेनिफिशियल होते हैं। इसका सबसे पहले जो इसकी जो खोज की इसके बारे में जो बताया वो थे एस.आर. लिली, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे एस.आर. लिली, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया सन 1919 सॉरी एफ.आर. लिली, एस.आर. लिली नहीं एफ.आर. लिली, सन 1919 के अंदर इन्होंने बताया कि ओवम और स्पर्म के अंदर इस प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीजन के रूप में प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने हुए रिसेप्टर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं जो एक रिसेप्टर का वर्क करते हैं और इनको आपस में कांटेक्ट करवाने के लिए बेनिफिशियल होते हैं।
इसके अंदर ये सेम ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि कोई ताला कुंजी, या अपन कहते हैं लॉक और की लॉक की तरह ये वर्क करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी की जो किसी स्पेशल लॉक को ओपन कर सके। इसी प्रकार से फर्टिलाइजिन को एक स्पेशल प्रकार की एंटी फर्टिलाइजिन ही क्या कर पाती है, कोट कर पाती है, जोड़ पाती है। ठीक है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक होने के कारण इनमें जातीय विभिन्नताएं पाई जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, अपनी ही स्पीशीज के स्पर्म को अपने ही स्पीशीज के एग से कांटेक्ट कराने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर इनके अंदर कोई अदर स्पीशीज का स्पर्म ओवम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उस एंटी फर्टिलाइजिन को ये फर्टिलाइजिन रिसेप्टर की तरह वर्क ना करके उसके प्रति इस एंटीबॉडी के प्रति ही क्या करेगा, ये भी एंटीबॉडी की तरह इसको एंटीजन मान के, इसको जैसे अपन बात करते हैं, ये अगर अदर स्पीशीज की का स्पर्म होगा तो इस स्पर्म को माना जाएगा एंटीजन। और ये जो अलग स्पीशीज का ओम है जिसमें एंटीजन फर्टिलाइजिन के रूप में पाया जाता है, ये उस वक्त करेगा इसके प्रति एंटीबॉडीज का काम और इसको नष्ट कर देगा, यानी कि इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या इसको कांटेक्ट करने के लिए सरफेस अवेलेबल नहीं करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया अपना दूसरा टॉपिक जो है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। ठीक है, अगला जो इसके अंदर आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि जो निषेचन क्षमता या निषेचन करने के लिए जो उनके अंदर क्षमता पाई जाती है वो कहलाती है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब अपन अगर जानना चाहे तो सीधा सीधा ये निकलता है कि इसके अंदर कैपेसिटेशन के अंदर जब ये ह्यूमंस के लिए दिया गया है, एक मिनट, कैपेसिटेशन की अपन बात करते हैं तो कैपेसिटेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर अपन बात करते हैं कि किसी एग के और किसी स्पर्म के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाए, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो अदर स्पीशीज की जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं ह्यूमन के स्पर्म की, तो ह्यूमन का स्पर्म जो होता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर स्वयं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने में असक्षम होता है, क्योंकि जब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है यूट्रस के अंदर, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं स्पर्म के अंदर, और जिसके कारण ये लोकोमोशन कर पाता है। तो इसी को जो इसके अंदर जो केमिकल, जो फीमेल यूट्रस के अंदर जो केमिकल्स के द्वारा उनको एक्टिवेशन जो मिलता है स्पर्म को, वही क्या उस केमिकल के द्वारा जो उनको क्षमता मिलती है गति करने की, उसको क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन कहा जाता है, यानी कि निषेचन क्षमता कहा जाता है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कांटेक्ट में आता है। तो इसकी बात अपन ऐसे करते हैं कि अपन ने अभी दो जीन्स के बारे में देखा, या अपन कह सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देखा, जिसको नाम दिया गया था फर्टिलाइजिन इसको यहाँ पे अपन ऐसे लिखते हैं, और एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग में जीबी लगता है। तो इनकी बात कर रहे थे तो साइंटिस्ट था एफ.आर. लेले, 1999। ठीक है, सॉरी 1919 के अंदर इन्होंने बताया। तो इसके अंदर जब इन्होंने कहा कि स्पर्म और ओवम के अंदर कुछ केमिकल्स
के द्वारा ही उनमें कॉन्टैक्ट होता है, और जो केमिकल्स जो होते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। और उन्होंने बताया कि इनके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड मौजूद मौजूद होता है, और साथ में ये बने हुए जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ये बने हुए होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड इनमें पाया जाता है। मोनोसेकेराइड इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनके साथ ये मौजूद होता है। अब ये जो होते हैं ये विटालाइन झिल्ली के बाहर निकले हुए होते हैं, रिसेप्टर के तौर पे बाहर निकले हुए होते हैं। ये जो रिसेप्टर के रूप में बाहर निकलते हैं विटालाइन झिल्ली के, यहां से इस विटालाइन झिल्ली से ये बाहर अंकुरों के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं ऐसे। अब ये जो एक फर्टिलाइजिन है, ये एक से अधिक स्पर्म को क्या कर पाते हैं? अपने यहाँ पे कांटेक्ट में ला सकती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक से, लेकिन जुड़ता वही है जो सबसे पहले अटैच करता है। अटैच होने के बाद में बाकी के जो फर्टिलाइजिन होते हैं वो अंदर की तरफ कांटेक्ट या संकुचित उनको कर लिया जाता है, और विटालाइन झिल्ली कठोर रूप में म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर, इससे अंदर की जो सेकेंडरी लेयर जो होती है उससे अलग हो जाती है, जिससे यहाँ पे इसका विटालाइन झिल्ली में फर्टिलाइजिन का जो सिक्रेशन होता है वो बंद हो जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन यहाँ पे आके अटैच करती है और एक कुंजी की तरह वर्क करती है, जिस प्रकार ये कोई लॉक हो और ये कुंजी आके से अटैच हो रही है। अटैच होने के बाद में ये ऐसे बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो एग की तीनों झिल्लियों को भेजना स्टार्ट कर देता है। इसमें पाया जाने वाला एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजिन के अंदर जो एंटी फर्टिलाइजिन है, इसके अंदर इसका जो अणुभार होता है वो होता है 10,000 म्यू एमिनो का इसके अंदर अणुभार होता है। अब जब ये इनकी जो अपन कहते हैं सिग्निफिकेंस जो होते हैं, सिग्निफिकेंस सबसे पहले ये जो होता है फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का, वो होता है कि इनको आपस में कांटेक्ट करवाने के लिए ये जोड़ने का वर्क करती है। दूसरा जो होता है वो स्पर्म को ओवम के ऊपर सरफेस उपलब्ध करवाती है। और तीसरा होता है ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग से क्रिया करके स्पर्म के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करवाने का वर्क करती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अगला है अपना, बात कर चुके हैं अपन कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म पहुंचने पर जो स्पर्म में फीमेल केमिकल्स के द्वारा जो डेवलपमेंट या जो चेंजेस होते हैं वही क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं तीसरी प्रोसेस जो होती है एक्रोसोम। एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेंटेरेशन। कि किस प्रकार से जब कांटेक्ट हो जाता है और कांटेक्ट होने के बाद में एक्रोसोम क्या रिएक्शन करता है एग पे, और किस प्रकार से उनके अंदर फ्यूजन वर्क होता है। कैसे एग के अंदर स्पर्म का, एग के ओवम के अंदर स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, वो किस में आता है? एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेंटेरेशन के अंदर आता है। पेंटेरेशन पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन के अंदर जो होता है वो एक्रोसोम
इसके अंदर ये कैसी टाइप की रिएक्शन होती है, फिजिकली टाइप, फिजिकल या अपन कह सकते हैं फिजिकल रिएक्शन होती है। फिजिकल कैसे कि ये एक्रोसोम जो ओम के ऊपर पाया जाता है, सॉरी स्पर्म के आगे की तरफ पाया जाता है, वो किस तरह से क्रिया करता है, वो जुड़ता है एग की फर्स्ट मेम्ब्रेन विटेलाइन झिल्ली के साथ। इस प्रकार से ये एग के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्यूब का निर्माण होता है, जिसका एक्रोसोम जो होता है वो किसका निर्माण करता है, ट्यूब का निर्माण करता है। उस ट्यूब के अंदर से न्यूक्लियस किसमें प्रवेश करता है, एग के अंदर प्रवेश करता है, जिसके अंदर अपन बात कर चुके हैं एक्रोसोम की। तो एक्रोसोम किससे बना हुआ होता है, गोल्जी बॉडी से बना हुआ होता है। किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड्स में जब उनके न्यूक्लियस में चेंजेस आता है तो गोल्जी बॉडी रूपांतरित होकर किस में चेंजेस आती है, एक्रोसोम के अंदर एक बिंबाकार आकृति ले लेती है, ठीक है। जो आगे जाके उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स क्या करते हैं, एग की जो बाह्य विरोध प्रतिरोध मेम्ब्रेन जो पाई जाती है तीनों, उनको तोड़ने का वर्क करता है। सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों मेम्ब्रेन को तोड़कर न्यूक्लियस को कहाँ भेजता है, ओवम के अंदर उसको भेजने का वर्क करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आगे अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार से भेजता है, तो इसके अंदर की कैसे चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर जब चेंजेस आते हैं तो ये सबसे पहले जो इसका एक्रोसोम का आगे का पार्ट जो होता है वो उल्टा होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और किस में प्रवेश कर जाता है, एग के न्यूक्लियस की जो दूरी होती है उससे भी अधिक इसकी लेंथ हो जाती है। इसकी लेंथ हो जाने के बाद ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन को भेदते हुए कहाँ पहुंचता है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है। और वहां पे यहां से जो इसका न्यूक्लियस होता है स्पर्म को, इस स्पर्म को यहाँ से न्यूक्लियस को इंजेक्ट करते कहाँ पहुंचा देता है, कहाँ पहुंचा देता है, फीमेल के न्यूक्लियस, ओवम के न्यूक्लियस के अंदर उसको पहुंचा देता है। तो एक्रोसोम की क्रिया फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती है। फिजियोकेमिकल रिएक्शन का मतलब इसके अंदर फिजिकल रिएक्शन भी होती है और केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कुछ एनिमल्स की, कुछ इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनके अंदर जो जैसे अपन बात करते हैं इकाइनोडर्मेट्स या मोलस्कन, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको माइक्रोपाइल्स कहते हैं, या उनको जिस नाम से जाना जाता है वो माइक्रोपाइल्स कहलाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट, गैस्ट्रोपोड्स, पेलिसिपेड्स, सिफिलोपोड्स, इकाइडोमेट्स में कुछ मछलियों के अंदर अंडाणु की संरचना बहुत कठोर होती है, ठीक है। तो उसके जो एग आवरण पाया जाता है वो कठोर होने के कारण इसके अंदर कुछ छिद्र होते हैं। इस संवसन के लिए यहाँ पे कुछ छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। इन छिद्र को जो कहा जाता है वो कहा जाता है माइक्रो पाइल्स। इन माइक्रोपाइल्स के द्वारा ही एक अंदर की तरफ प्रवेश करता है, इसीलिए जो ये रिएक्शन होती है वो फिजिकल रिएक्शन होती है। यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का
केमिकल नहीं पाया जाता। एक होती है फिजियोकेमिकल रिएक्शन, फिजियो केमिकल रिएक्शन, इसमें जो होता है ये इसके अंदर एक्रोसोम रोल प्ले करता है। किस प्रकार से रोल प्ले करता है कि इसके अंदर जो एक्रोसोम जब एग से स्पर्म जब एग से कनेक्ट हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो स्पर्म के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है और उस एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम पाई जाती है। लाइटिक एंजाइम, ये लाइटिक एंजाइम जो होती है ये अपन हिंदी में कहे तो लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम मतलब कि जो एग की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको विघटित करने वाली एंजाइम पाई जाती है, जिनको सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज। ये फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं, एग की मेम्ब्रेन को विघटित करके उसके अंदर प्रवेश करने का काम करते हैं। जैसे कि अपन सी अर्चिन के अंदर पाए जाने वाली फोस्फोलिपिड लेयर को विघटित करके एग उसके अंदर प्रवेश करता है और इसमें जो पार्टिसिपेट करती है वो स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजिंग पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही अपन कुछ इकाइनोडर्मेट्स की बात करते हैं। तो कुछ इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ये एक्वाटिक मीडियम में होता है और एक्वाटिक मीडियम के अंदर जो एग होता है, अपन बात कर चुके हैं, ये फिजिकल रिएक्शन भी होती है। दूसरा होता है केमिकल फिजियोकेमिकल रिएक्शन भी होती है। तो इसके अंदर जो इनका आवरण पाया जाता है, तो जब रेस्पिरेशन होती है, जो एनिमल्स जो होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जल के अंदर जो गुलित CO2 होती है वो जल के साथ अपघटित होकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, कार्बनिक एसिड का निर्माण करती है। ये कार्बनिक एसिड क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को विघटित या विगलित कर देता है, जिसके कारण भी स्पर्म इसके अंदर इसको आसानी से फर्टाइल कर लेता है। ठीक है, अपन बात करते हैं इस ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस के फील्ड में या ह्यूमंस के क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमंस के अपन बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर इस प्रकार का कोई भी नहीं होता। उसके अंदर अनेक फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती है। और फिजियोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो एग होता है उसकी जो बाह्य मेम्ब्रेन होती है, कोरोना रेडिएटा, बाह्य मेम्ब्रेन होती है, सबसे जो बाह्य मेम्ब्रेन पाई जाती है वो क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा कहलाती है। और कोरोना रेडिएटा नामक आवरण पाया जाता है। इस आवरण की कोशिकाएं परस्पर हाइड्रोनिक अम्ल, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ एक अम्ल स्रावित करती है जिसका नाम है एसिड, हाइड्रोनिक एसिड। इस हाइड्रोनिक एसिड के लिए स्पर्म दूसरा एसिड रिलीज करता है जो इसके एंटीजन का काम करता है, और वो कहलाता है हाइड्रोनिडेज एंजाइम। डेज एंजाइम, ये एंजाइम इसके स्त्रावण को रोकता है, और स्त्रावण को रोकने के कारण जब कोरोना रेडिएटा के अंदर स्पर्म आसानी से क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, यानी कि इसको विघटित कर देता है। और विघटित करने के बाद में जैसे ये विघटित करता है तो इसका आवरण, इसका जो एक्रोसोम होता है वो धीरे धीरे विघटित करने के बाद में ये इसका एक्रोसोम एक ट्यूब स्ट्रक्चर बनाता है। ट्यूब स्ट्रक्चर से जो इसकी गोल्जी बॉडी से जो कणिका बनी थी एक्रोसोम के अंदर बिंबाकार, वो धीरे धीरे कहां प्रवेश करती है, कोरोना रेडिएटा के अंदर प्रवेश कर जाती है, और धीरे से अचानक या धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने के बाद में यहां से ये इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है किसका, एक्रोसोम का, ये उल्टा होकर कैसे, जैसे अपन बात करते हैं जो मेंढक फ्रॉग की जो टंग होती है वो उल्टी बाहर निकलती है यूं,
फिर यहाँ से ये पकड़ के ऐसे, तो ये भी क्या करता है बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए, अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे ट्यूब की स्ट्रक्चर बनाएगा, और ट्यूब स्ट्रक्चर बनाते हुए धीरे धीरे ये इसमें इसकी प्राथमिक और द्वितीयक मेम्ब्रेन को भी भेदने का वर्क करती है। कौन? ये ट्यूब। ठीक है, यहाँ से भेदते हुए अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर से प्रवेश करके कहाँ पहुंच जाता है, और इसके प्लाज्मा में पहुंच जाता है। तो इसकी 3 फेज होती है। तो कोरोनर रेडिएटर जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोनिक एसिड के साथ चिपका रहता है, जिसके जो क्या करता है, ये फर्स्ट अवरोध होता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम पाया जाता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइड्रोनिडेज एंजाइम। वो क्या करता है, इस एंजाइम के साथ इसके लिए इसको विघटित करने के लिए इसमें इसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने पर ये कैसे, इसके कोरोनर रेडिएटा के साथ ये घुलकर एक लेन का एक प्लाज्मा मार्ग का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा वर्ग का निर्माण होते ही जो इसकी एक्रोसोम जो होती है वो ट्यूब लाइक एक्रोसोम ट्यूब के अंदर, एक्रोसोमल ट्यूब के अंदर चेंज हो जाती है। एक्रोसोमल ट्यूब के अंदर चेंज हो जाने पर ये इसका ये जो आकार होता है वो जो अपन कहते हैं स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उससे उसकी लंबाई से भी दुगना हो जाता है, और दुगना होकर ये धीरे धीरे जो इसके अंदर लाइटिक एंजाइम जो पाई जाती है इसमें एक्रोसोम में, उनको धीरे धीरे प्लाज्मा में घोलते हुए वो किसका, एग की मेम्ब्रेन को विघटित करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करती है। अब अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद मैंने क्या कहा था कि जो एक्रोसोम होती है वो किससे बनी होती है, गोल्जी बॉडी से बनती है, और उसके अंदर एक गोल आंत या कणिका होती है। वो कणिका किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या कोरोनर रेडिएटा के साथ जुड़ते ही क्या हो जाती है, शीघ्र ही विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त होने के बाद जो इसका शेष बचा हुआ पार्ट होता है एक्रोसोम का, वो उल्टा होकर ट्यूब के अंदर विघटित हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर किसमें, ट्यूब के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। जब ये एग के साथ इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पे एक ट्यूब का निर्माण होता है जो एक्रोसोमल ट्यूब कहलाती है, और इस ट्यूब के साथ जैसे ही ये आज से इसके अंदर पहुंचता है, ये कणिका इसके अंदर पहुंचती है, शीघ्र विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त हो जाने के बाद जो बाकी का जो पार्ट होता है एक्रोसोम का, ये उल्टा होकर, उल्टा कैसे, यहाँ से सीधा होना स्टार्ट होगा इस प्रकार से, और ऐसे ट्यूब का निर्माण कर लेगा। अब ट्यूब का निर्माण हो जाने पर जो इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर जो लैंकारी या लाइटिक एंजाइम जो थी, ये लाइटिक एंजाइम क्या करती है, इसके प्लाज्मा के अंदर मिक्स होती रहती है, और इसकी जो भी मेम्ब्रेन होती है उसको धीरे धीरे विघटित करती रहती है, अपघटित करती रहती है। इसके साथ ही इसके अंदर जो हाइड्रोनिडेज एंजाइम के साथ ही इसके अंदर एक एंजाइम और पाई जाती है, वो है एक्रोसिन। एक्रोसिन एंजाइम का जो वर्क होता है वो असामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि ये जो गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होता है उसको निर्माण नहीं होने देती, लेकिन एक्रोसिन उसके निर्माण में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो एक्रोसिन अगर एब्सेंट होगी तो
एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा, एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा तो ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्रोसोम असामान्य परिस्थिति में होगा, एबनॉर्मल होगा, तो वो स्पर्म क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। अब पहला जो स्टेप है वो था कि ये एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और सभी के अंदर वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर ऐसा देखा गया है। वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर विशेष, सभी वर्टिब्रेट की बात नहीं करते क्योंकि अभी अपन ने मछलियों का एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर अपन ने देखा था सिर्फ फिजिकल रिएक्शन देखे थे, जिसके अंदर उनका जो एग मेम्ब्रेन होती है वो कठोर होने के कारण उसके अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी छिद्र जो होते हैं छोटे छोटे, जिनको अपन माइक्रोपाइल्स के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण करता है। लेकिन स्तनिया, अपन बात करते हैं स्तनिया या ह्यूमन्स या मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स के अंदर एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण नहीं होता। आर एब्सेंट इन मैमल्स के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से प्रोसेस करती है, सबसे पहले तो ये एक ट्यूब का निर्माण करती है। कब, जब ये हाइड्रोडेज एंजाइम के द्वारा कोरोना रेडिएटा को विघटित करती है, उसको उसका भेदन करती है। भेदन करने के बाद में ये ट्यूब का निर्माण करती है, और ट्यूब के निर्माण से सेकंड जो फेज आती है वो एक्रोसोमल आशय या एक्रोसोमल कणिका को कहां भेजती है, एक प्लाज्मा के अंदर, और एक प्लाज्मा के अंदर पहुंचते ही वो विलुप्त हो जाता है। थर्ड, जैसे वो विलुप्त होता है तो इसके अंदर पाए जाने वाली एक्रोसिन एंजाइम जो होती है वो इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम होती है उनको रिड्यूस करती है, और रिड्यूस कर वो एक प्लाज्मा के अंदर उन सभी लाइटिक एंजाइम को धीरे धीरे प्रसारित करती है। प्रसारित करते हुए वो उसके अंदर पाए जाने वाले सभी मेम्ब्रेन या अवरोध जो होते हैं उनको विघटित करते हुए कहां प्रवेश करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करने पर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहां पर सीधे ही क्या हो जाता है, एक का फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अपन बात करते हैं मैमल्स के कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता। मैमल्स के कंपैरिजन, मैमल्स के जो अंदर जो होता है वो एक्रोसोमल इस प्रकार से मेम्ब्रेन के साथ ही एक जुड़कर खुल जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से न्यूक्लियस को अंदर प्रवेश करवाता है। अब देखिए इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य होगी वो ये है कि इस प्रोसेस के अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन के अंदर जो अपन देखते हैं, इस अवस्था के अंदर ये स्पर्म जो होता है वो अगतिशील रहता है, यानी कि ये भी किसमें आ जाता है, इमोटाइल फेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसकी जो भी टेल्स या इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसको गति प्रदान करने के लिए एनर्जी उपलब्ध नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वर्क होता है वो होता है एक्रोसोमल या एक्रोसोम का वर्क होता है। अगली जो अंतिम या सेकंड लास्ट जो बची है अपनी फोर्थ नंबर की, वो है एक्टिवेशन ऑफ ओम, कि किस प्रकार से एग का एक्टिवेशन होता है, यानी कि उसके अंदर स्पर्म को जैसे ही जुड़ता है तो उसमें एक्टिवेशन कैसे होता है, और एक्टिवेशन होता क्या है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस भी फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिवेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक्टिवेशन होता है, लेकिन वहां पे पार्थेनोजेनेसिस एनिसेक्स जनन, यानी कि बिना किसी स्पर्म के द्वारा, स्पर्म के फ्यूजन से ही एक एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रकार से होता है वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस।